जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं आर.एन. छिंपा निहारिका कला से झुंझुनू में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसमें छायावाद का रिवाइज चल रहा था। एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने केवल जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं का रिवाइज करें। महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हीं का अपने अध्ययन कर रहे हैं, और उन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका अपने कम समय में किस प्रकार से याद रखना है, उन्हीं पर अपने विचार चल रहे थे। तो आज अपने छायावाद में पहला जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद अपना पूरा हो चुके हैं। आज अपने सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को याद करेंगे। सुमित्रानंदन पंत की सभी रचनाओं को कैसे याद करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने एक बार इसको ध्यान से सुन लिया तो सुमित्रानंदन पंत की जितनी रचनाएं हैं वो सभी आपको याद रहेगी। पंत के बाद में अपने निराला है, महादेवी वर्मा हैं, उनकी रचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अपने एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और अपने बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और मन से और योग पूरा तन मन से अपने तैयारी करनी है। तो साथियों, आओ आज अपने सुमित्रानंदन पंत छायावाद का दूसरा कवि उठा रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को अपने आज उठाएंगे। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। 2 नंबर पर कवि आज अपने सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो साथियों, सबसे पहले याद रखना कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो पंत से याद रखना पूरा। पंत से क्या याद रखोगे? पूरा। और पूरा से अभिप्राय है 1900 ईस्वी। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी से। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ, उनको कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ा सा याद रखना साथियों, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का क्या कहा जाता है? विष्णु कहा जाता है। छायावाद का क्या कहा जाता है? विष्णु। अब अन्य महत्वपूर्ण चीज कैसे याद रखेंगे कि छायावाद का विष्णु कहा जाता है और विष्णु से मिलने के लिए एक बार रावण आया था। आप क्या याद रखोगे कि विष्णु से मिलने के लिए एक बार कौन आए थे? रावण आए थे। और रावण जब विष्णु से मिलने के लिए आया तब उसको बहुत ज्यादा मोड़ा हो गया था। क्या हो गया? मोड़ा, अर्थात देरी हो गई थी। राजस्थानी भाषा शब्द में कहते हैं देर को क्या कहते हैं? मोड़ा। तो छायावाद को, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का क्या कहा जाता है साथियों? विष्णु कहा जाता है। और विष्णु से मिलने के लिए कौन आए थे? रावण। और जब रावण विष्णु से मिलने के लिए आए तो उनको क्या हो गया था? मोड़ा। मोड़ा क्यों हो गया था? क्योंकि रावण एक लुच्चा आदमी था। रावण कैसा आदमी था साथियों? लुच्चा आदमी था। रावण कैसा आदमी था? लुच्चा आदमी था। रावण कैसा आदमी था साथियों? लुच्चा आदमी था। और जो आदमी जितना लुच्चा होता है उतना ही ज्यादा गिर जाता है। जो आदमी जितना ज्यादा लुच्चा होता है उतना ही ज्यादा क्या है? वो गिर जाता है। और अपने सबसे ज्यादा जब बुढ़ापा आता है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी गिर जाएंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी गिर जाएंगे। तो गिरेंगे कब? अपने कब गिरेंगे? अपने कब गिरेंगे? जब हम क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। तो यहां तक पहले रचना को याद करते हैं, यहां तक इस बात को याद करते हैं। तो साथियों, रिवाइज करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए, सभी भाई बहनों का फायदा हो, अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना साथियों। अब देखो मैंने क्या लिखा कि छायावाद सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो पंत से याद रखना, पंत से क्या करेंगे? पूरा। पंत से क्या करेंगे साथियों? पूरा। पूरा का मतलब है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। अब आगे अपने ये पढ़ना है कि पंत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों?
छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और विष्णु से मिलने के लिए कौन आए थे? रावण आए थे। जब विष्णु से मिलने के लिए रावण आया तब उसको क्या हो गया? मोड़ा हो गया था। क्या हो गया? मोड़ा। क्यों हो गया था? वो मोड़ा क्यों हो गया? उनको देर क्यों हो गई? क्योंकि रावण क्या था? एक लुच्चा आदमी था। रावण क्या था? एक लुच्चा आदमी था रावण। और जो लुच्चे आदमी होते हैं, जो लुच्चा आदमी होता है, वो हमेशा क्या है? गिर जाता है। और गिरे अपने गिरेंगे, जब बूढ़े होंगे तो अपने भी गिरेंगे, जब बूढ़ा होंगे तो अपने भी गिर जाएंगे। यहां तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है? नंबर 1 प्रश्न आ जाए एग्जाम में, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो साथियों, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। फिर रावण से क्या याद रखोगे? रावणानुज। 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 रावणानुज याद रखोगे? रावणानुज। रावणानुज। क्या याद रखोगे? रावणानुज। प्रश्न आ जाए कि सुमित्रानंदन पंत को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? रावणानुज के नाम से भी जाना जाता है। मोड़ा से क्या याद रखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान पूछे तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? अल्मोड़ा। अब प्रश्न आता है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। विष्णु से मिलने के लिए कौन आया था? रावण। रावण से क्या याद रखोगे? रावणानुज। छायावाद का विष्णु और रावणानुज के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। और रावण को मोड़ा हो गया तो मोड़ा शब्द से आप क्या याद रखोगे कि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था साथियों? अल्मोड़ा में हुआ था। फिर रावण जो वो एक लुच्चा आदमी था, मोड़ा क्यों गया? लुच्चा। तो लय से कौन सी रचना याद रखेंगे? लोकायतन। साथियों, लय से अपने कौन सी रचना याद रखेंगे? लोकायतन। और चय से कौन सी रचना याद रखेंगे साथियों? चिदंबरा। चय से कौन सी रचना याद रखेंगे साथियों? चिदंबरा। कौन सी रचना? चिदंबरा। तो इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी? एक तो लोकायतन और दूसरी कौन सी थी साथियों? चिदंबरा। लय से क्या करोगे? लोकायतन। और चय से क्या करोगे? चिदंबरा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। गिर से क्या याद रखोगे? गिरजे का घंटा। गिर से क्या याद रखोगे साथियों? गिरजे का घंटा। गिर से क्या याद रखोगे? गिरजे का घंटा। क्या याद रखोगे? गिरजे का घंटा। क्या याद रखोगे? गिरजे का घंटा। और बूढ़ा से क्या याद रखोगे? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। थोड़ा सा याद रखना साथियों। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? प्रश्न आ जाए कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है साथियों? सुमित्रानंदन पंत को। फिर मैंने कहा कि विष्णु से मिलने के लिए कौन आए थे? रावण। और रावण से क्या याद रखोगे? रावणानुज। रावणानुज के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। रावण जब विष्णु से मिलने के लिए आए तब उनको बहुत ज्यादा मोड़ा हो गया था। तो मोड़ा से क्या याद रखोगे साथियों? अल्मोड़ा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। फिर प्रश्न आ जाए तो रावण अपने क्यों मोड़ा हो गया? क्योंकि रावण एक कैसा आदमी था? लुच्चा आदमी था। तो चय से कौन सी रचना करेंगे साथियों? चिदंबरा। और लय से क्या करेंगे? लोकायतन। फिर लुच्चा जो आदमी होता है, तो जितना आदमी लुच्चा होता है उतना ही आदमी गिरता जाता है। तो गिर से याद रखना गिरजे का घंटा। यदि प्रश्न आ जाए कि गिरजे का घंटा नामक जो रचना है, जो कविता है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। फिर बूढ़ा। बूढ़ा से क्या याद रखोगे? कला और बूढ़ा चांद। क्या याद रखोगे साथियों? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा से क्या याद रखोगे? कला और बूढ़ा चांद। तो साथियों प्रश्न आ जाए। अब देखो इनसे संबंधित पहले तो इतना याद रखना। अब यहाँ पर मैंने चार पांच जो रचनाएं बताई हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई बार कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इन 4-5 रचनाओं में से भी पूछ लिया जाता है।
अब और प्रश्न कैसे बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनेंगे, तो नंबर 1, विष्णु और रामानुज के नाम से किसे जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। इसके अलावा प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को, रामानुज सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अब यहां पर मैंने एक रचना लिखा चिदंबरा, चिदंबरा से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। साथियों प्रश्न आ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो जो चिदंबरा जो रत्न है, ये जो चिदंबरा रत्न है, जो चिदंबरा रत्न है, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था साथियों, ज्ञानपीठ। और कब मिला था, तो सन पूछे तो कब मिला था, 1968 में। कब मिला था, 1968 में। अब यहां पर और कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो थोड़ा ध्यान देना। चिदंबरा से संबंधित, चिदंबरा जो रत्न है वो अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ जाए कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, चिदंबरा पर। कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, 1968 में दिया गया था। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को। लेकिन साथियों एक बात और भी याद रखना, प्रश्न आ जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो आप बता सकते हो कि किस महिला को दिया गया था, महादेवी वर्मा को। किस कृति पर मिला था, यामा कृति पर। कब मिला था, 1982 में, यह भी याद रखना। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। सर्वप्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को। किस रचना पर दिया गया था, चिदंबरा पर। कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। लेकिन महिला, हिंदी में सर्वप्रथम किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को दिया गया था। और कब दिया गया था, 1982 में। और किस कृति पर दिया गया था, यामा कृति पर दिया गया था। यहां तक बात याद रखना। फिर प्रश्न आ जाए, लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पुरस्कार यहां पर मैंने 3-4 रचना बताया हूं, और तीनों चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, ज्यादातर इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनकी रिवाइज करवा रहा हूं। प्रश्न आ जाए कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, तो साथियों किस पर दिया गया था, लोकायतन पर दिया गया था। किस पर दिया गया था, लोकायतन। तो प्रश्न उठता है कि कला और बूढ़ा चांद, ये रचना क्यों याद रखनी चाहिए, क्योंकि कला और बूढ़ा चांद जो रचना है, इस रचना पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहां तक। अब गिरजे का घंटा क्यों याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आ जाए पंत की प्रथम कविता कौन सी थी, प्रथम कविता कौन सी थी, तो प्रथम कविता कौन सी थी, गिरजे का घंटा थी। कौन सी थी साथियों, गिरजे का घंटा। जहां तक उम्मीद है साथियों आपको ये चीजें याद रहेगी। उसके बाद बढ़िया तरीके से याद रखना साथियों, बढ़िया तरीके से याद रखना। प्रश्न आ जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। अब इनकी ट्रिक एक बार थोड़ी सी यहां तक मैं रिवाइज करवाता हूं कि प्रश्न आ जाए सुमित्रानंदन पंत, पंत का जन्म कब हुआ था, पंत का मतलब है पूरा, पूरा का मतलब क्या है, 1900 ईस्वी। पंत, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का क्या कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है। और विष्णु से मिलने के लिए कौन आए थे, रावण आए थे। रावण को क्या हो गया था, मोड़ा हो गया था। और मोड़ा क्यों हो गया था, क्योंकि
रावण जो था वो क्या था, लुच्चा आदमी। मोड़ा क्यों गया, लुच्चा। लय से क्या करोगे, लोकायतन। च से क्या करोगे, चिदम्बरा, लोकायतन चिदम्बरा। और जो लुच्चा आदमी होता है वो गिर जाता है, तो गिरने से क्या करोगे, गिरजे का घंटा। और जब हम कब गिरेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तो बूढ़े से कौन सी रचना याद रखोगे, कला और बूढ़ा चांद। तो साथियों, लुच्चा से लय से लोकायतन। ये बताओ कि लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ। और कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। और प्रसन्नाजी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो सन 1960 में। कब दिया गया था साथियों, सन 1960 में दिया गया था, ये याद रखना, सन 1900। और सोवियत लैंड पुरस्कार कब दिया गया था, 1966 में। लेकिन साथियों, सभी के सन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप चिदम्बरा का सन याद रख सकते हो और कला और बूढ़ा चांद इनके पर्सन आ सकते हैं सन। जहां तक उम्मीद है साथियों, वहां तक ये चीज आपको याद रही। अब आगे यहां तक अपने क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं, पंत की रचनाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं, देखते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपने। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को, पंत की रचनाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया साथियों, रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। ये जो मैं 4 भाग बता रहा हूं, इसमें से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो बढ़िया तरीके से सुनना साथियों, यदि आप बढ़िया तरीके से सुनोगे तो ये आपके कंठस्थ हो जाएगी और आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहली कौन सी, छायावादी रचना। सुमित्रा नंदन पंत की पहला भाग कौन सी, छायावादी रचना, छायावाद से संबंधित। दूसरी जो रचना लिखी थी उन्होंने किससे संबंधित है, प्रगतिवाद। कौन सी, प्रगतिवाद। और तीसरी जो रचना थी वो किससे प्रभावित थी, अरविंद दर्शन से। किससे प्रभावित थी, अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी, अरविंद दर्शन से। और चौथी जो रचनाएं थी वो किससे प्रभावित थी, मानवतावादी। कौन सी रचना थी साथियों, मानवतावादी। कौन सी रचनाएं साथियों, मानवतावादी रचनाएं। इनको याद कैसे रखें, पहले तो यहां तक याद रखो कि पंत की रचनाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। पहली कौन सी, छायावादी। दूसरी कौन सी, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद में अरविंद दर्शन प्रभावित रचनाएं थी, और फिर मानवतावादी। यानी कि पंत ने छायावाद से संबंधित रचनाएं भी लिखी और प्रगतिवाद से संबंधित भी रचनाएं लिखी। यहां पर अपने व्याख्यात्मक अध्ययन न करके कि छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, उनका अध्ययन न करके केवल महत्वपूर्ण रचनाएं जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पर आपके प्रश्न आएगा। कैसे प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी रचना छायावादी है, निम्न में से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है, निम्न में से मानवतावादी रचना कौन सी है। ज्यादातर एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने सभी अध्यापक जो गण हैं उनका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो, उसके लिए अपने प्रयास करें। आगे जैसे छायावादी रचना को कैसे याद रखेंगे, छायावादी रचना को कैसे याद रखेंगे, तो साथियों अपने याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको बढ़िया तरीके से याद रखना। कैसे याद रखोगे, ये ट्रिक याद रखना, उग्र वीणा पल पल गुंजे। उग्र, पहले क्या याद रखोगे, उग्र, फिर क्या याद रखोगे, वीणा। उग्र वीणा पल पल गुंजे, उग्र वीणा पल पल गुंजे, उग्र वीणा पल पल गुंजे, उग्र वीणा पल पल गुंजे। तो याद रखना साथियों, छायावादी रचना की क्या ट्रिक याद रखोगे, उग्र वीणा पल पल गुंजे। याद रह जाएगा, उग्र वीणा पल पल गुंजे। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचनाएं कौन सी है, इनका क्रम याद रखना। साथियों क्रम याद रखने के लिए सभी रचनाओं के सन याद रखना जरूरी नहीं है, सभी रचनाओं के
सन याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको क्रम का पता भी होना चाहिए। हाँ, कोई सन याद रहे तो आप उन सन पर दबाव दे सकते हो, ये चीज है। उगर वीणा पल पल गूंजे, ऊ से आप क्या करोगे साथियों, ऊ से कौन सी रचना बन जाएगी, उच्छ्वास। ऊ से कौन सी रचना बन जाएगी साथियों, उच्छ्वास बन जाएगी। उगर वीणा पल पल गूंजे, ऊ से क्या बन जाएगी, उच्छ्वास। और ग्रह से कौन सी रचना बन जाएगी साथियों, ग्रंथि। ग्रह से कौन सी रचना, ग्रंथि। और वीणा से कौन सी रचना, वीणा। कौन सी, वीणा। और पल से कौन सी रचना साथियों, पल्लव। पल से क्या याद रखोगे, पल्लव, जिसे छायावाद की मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए, छायावाद की मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो छायावाद की मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, तो छायावाद की मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है साथियों, पल्लव रचना को। किसे कहा जाता है, पल्लव को। और छायावाद की अंतिम जो रचना थी वो कौन सी थी, गुंजन। इनका सन याद रखो तो ठीक है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आप ये जो रच रहे हैं वो क्रम से। यहां पर प्रश्न कैसे आएगा कि प्रश्न आ जाए कि पंत की छायावादी रचना कौन कौन सी है, तो छायावादी रचना को कैसे याद रखोगे, उग्र वीणा पल पल गूंजे। साथियों, ये एक केवल ट्रिक नहीं है, अपने मानसिक उद्वेलन की एक स्थिति है। यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो अपने दिमाग में ये जो चीजें हैं वो जस की तस याद रहेगी। ट्रिक एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, आप इनको याद करने की कोशिश करना। पंत की छायावादी रचना कौन कौन सी है, तो कैसे याद रखोगे, उग्र वीणा पल पल गूंजे। कैसे याद रखोगे साथियों, उग्र वीणा पल पल गूंजे। ऊ से क्या करोगे, उच्छ्वास। ग्रह से क्या करोगे, ग्रंथि। वीणा से क्या करोगे, वीणा। पल से क्या करोगे, पल्लव। गूंजे से क्या करोगे, गूंजन। प्रश्न आ जाए, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है, तो साथियों कौन सी हो जाएगी, उच्छ्वास। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना पूछे तो कौन सी हो जाएगी, उच्छ्वास हो जाएगी। और उसके बाद में ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गूंजन। हाँ साथियों, पल्लव से संबंधित एक याद रखना, छायावाद की मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो कौन सी करोगे, पल्लव करना है। छायावाद की मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो कौन सी करोगे, पल्लव करना है साथियों। अब अपने यहां तक आप याद कर सकते हो, यहां तक याद रखना साथियों। अब अपने प्रगतिवादी जो रचना है वो कौन कौन सी है, प्रगतिवादी जो रचना है उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रगतिवादी रचनाएं, प्रगतिवाद, प्रगति जो है कैसे, वैसे तो प्रगतिवादी रचनाएं वो रचनाएं सुमित्रा नंदन की वह रचनाएं जो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि पंत की कौन सी रचनाएं हैं जो मार्क्सवाद से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी साथियों, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद से अभिप्राय क्या है, वे रचनाएं जो ग्रामीण अंचल के बारे में लिखी जाती है, जो शोषित वर्ग के बारे में लिखी जाती है, जो गरीबों के बारे में लिखी जाती है और शोषक वर्ग का विरोध किया जाता है, वो रचनाएं कौन सी होती है, प्रगतिवाद। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि जरूर थे, लेकिन उन्होंने छायावाद के अंत में छायावाद का अंत कर दिया और अंत करने के बाद सन 1936 में उन्होंने छायावादी रचनाओं का अंत करते हुए प्रगतिवादी रचनाओं की शुरुआत की थी। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं और छायावादी रचनाएं कौन सी हैं। तो साथियों देखते हैं प्रगतिवादी रचनाओं को कैसे याद करोगे। प्रगतिवाद, तो साथियों प्रगति कहां पर होती है, प्रगति किसको करने की जरूरत है, गांवों को, ग्रामों को। तो आप कौन सी याद रखोगे, ग्राम्य। कौन सी याद रखोगे, ग्राम्य के अलावा ग्राम्य गांवों में युग हर युग में गांवों में प्रगति होनी चाहिए। तो युग से क्या याद करोगे, युगांत। क्या करोगे, युगांत। और गांवों की जो हर युग में गांवों की वाणी जो है वो सब लोगों के सामने आनी चाहिए। तो एक तो हो जाएगी ग्राम्य, युगांत, और कौन सी रचना हो जाएगी साथियों, युगवाणी। कौन सी रचना हो जाएगी साथियों, युगवाणी। तो प्रश्न आएगा कि प्रगतिवादी रचना कौन कौन सी है,
तो ग्राम्या, ग्राम्या का मतलब है गांव, ग्राम्या, ग्राम्या के बाद गांवों में युग युग में प्रगति होगी। प्रगति ऐसे याद रखना, प्रगति किसकी होनी जरूरी है? गांवों की होनी जरूरी है। हर युग में यदि गांवों की प्रगति होगी तो वह गांव आगे बढ़ेगा। तो गांव से याद रखना कौन सी रचनाएं? ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। हाँ साथियों, सन अन्य भी याद कर सकते हो, लेकिन युगांत का सन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। युगांत रचना पहले लिखी गई थी कब? सन 1936 में, 1936 में। युगांत के बाद में युगवाणी और फिर ये ग्राम्या लिखी गई थी। लेकिन इतना क्रम याद रखने की जरूरत अपने को नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना साथियों, बढ़िया तरीके से याद रखना। अब देखो आगे, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब अपने देखेंगे कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं? अरविंद दर्शन है, अरविंद दर्शन। अब इन रचनाओं को कैसे याद रखोगे? इन रचनाओं को याद रखने का तरीका है कि जब हम अरविंद के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते ही कोई भी चीज हो, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। अरविंद के दर्शन से पत्थर भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। अरविंद के दर्शन से पत्थर भी क्या बन जाता है? सोना। तो इसलिए अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है साथियों? तो याद रखना, सोना से क्या याद रखोगे? स्वर्ण किरणें। कौन सी? एक तो स्वर्ण किरणें और दूसरी कौन सी? स्वर्ण धुली। एक स्वर्ण किरण और दूसरी कौन सी रचना साथियों? स्वर्ण धुली। कौन सी रचना? स्वर्ण धुली, स्वर्ण धुली। और सोने के समान क्या बन जाता है? क्या चीजें जो सोना बन जाती है? तो पथ। पथ से याद रखना युगपथ है। पथ से क्या याद रखोगे? युगपथ। पथ से क्या याद रखोगे? पथ से क्या याद रखना है? युगपथ है। पथ है, पत्थर, पत्थर से युगपथ है, युगपथ है। और एक रचना और है, और वो कौन सी है? युगांतर। कौन सी रचना साथियों? युगांतर, युगांतर। साथियों मैंने अभी बताया कि सुमित्रा नंदन पंत ने जो रचनाएं लिखे उनको 4 भागों में बांटा था। पंत की रचनाएं 4 भागों में बटी हुई है। पहली कौन सी? छायावाद। छायावाद में कौन सी रचनाएं याद रखोगे? उग्र, वीणा, पल पल गुंदे। ऊ से उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये रचना कौन सी थी? छायावादी। फिर प्रश्न आता है प्रगतिवादी। प्रगति किसको करनी जरूरी है? गांवों को। तो आप क्या करोगे? ग्राम्या। किसको करना जरूरी है? गांव। और हर युग में गांव प्रगति करेगा, ये हमें विश्वास है। तो ग्राम्या। युग से युगवाणी और युगांत, युगांत और युगवाणी, ये जो रचना थी वो कौन सी थी? प्रगतिवादी थी। फिर अपने बात करें मानवतावादी। अब अपने पढ़ेंगे कि मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं। मानवतावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब अपने मानवतावादी रचनाओं को और देख लेते हैं। मानवतावादी। अब मानवतावादी से कैसे याद रखोगे कि प्रत्येक मानव है ना, वो अपने आप में क्या है? लुच्चा है। प्रत्येक मानव क्या है? लुच्चा है। प्रत्येक मानव लुच्चा है। और जो लुच्चे होते हैं ना, वो हमेशा, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? लुच्चा। तो ल से क्या करोगे? लोकायतन। ल से क्या करोगे? लोकायतन। कौन सी रचना याद रखोगे साथियों? लोकायतन। और च से क्या करोगे साथियों? चिदंबरा। च से क्या करोगे? चिदंबरा। कौन सी रचना साथियों? चिदंबरा। और लुच्चा, इसके अलावा जो व्यक्ति जितना बूढ़ा होगा उतने मन में बूढ़ा से भी याद रखना लुच्चा होगा। तो बूढ़ा से क्या करोगे? कला और बूढ़ा चांद। कौन सी रचना करोगे साथियों? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। इसके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अतिमा है, वापी है, लेकिन वो इतनी नहीं पूछी जाती है। अपने यहाँ पर केवल वही रचनाएं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने योग्य हैं। तो एग्जाम में आने योग्य हैं उन रचनाओं की बात करें। इसके अलावा जैसे मानवतावादी रचना है, अतिमा, वापी, अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन आप केवल इतनी रचनाएं अवश्य पढ़कर जाएं। ये रचनाएं तो आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा। यहां तक मैंने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अपने अध्ययन किया। एक बार पूरा का पूरा अपने रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था जयशंकर प्रसाद बड़े थे।
जय शंकर प्रसाद की मैंने कल क्लास डाली थी, उसमें मैंने कैसे बताया था कि शंकर किसका पर्यायवाची होता है? शिव का। तो जय शंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित है? अपने शिव दर्शन से। शिव को सर्वाधिक ज्ञान होता है तो प्रत्याभिज्ञान दर्शन मैंने करवाया था। और इसके अलावा फिर मैंने ये बताया था कि शंकर भगवान की पूजा सावन के महीने में करते हैं तो सावन पंचक होगी। कौन सी रचना होगी साथियों? सावन पंचक। फिर मैंने कहा कि जब हम सावन में शिव की पूजा करते हैं तो वहां झरना बहता है, तो जय शंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना मैंने कौन सा बताया था? झरना। और कब? 1918 में। फिर जय शंकर प्रसाद से संबंधित एक छोटी सी ट्रिक और बताया था मैंने, और वो लिखा था प्रेम पथिक। मैंने ये बताया था कि पथिक एक बार कानन से गुजर रहा था। कहां से? कानन से। तो उसने महाराणा प्रताप का चित्र देखा। और कैसा चित्र देखा? करुण। तो उससे मैंने कहा कि प्रेम पथिक कहां से गुजर रहा था? कानन से। कानन और कानन कुसुम, कानन से गुजर रहा था। तो उसने चित्र देखा, चित्र से चित्राधार। किसका चित्र देखा? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा का महताव। और इसके बाद महाराणा का चित्र कैसा देखा? करुण। करुण से क्या करोगे? करुणालय। जब महाराणा प्रताप का करुण चित्र देखा तो पथिक की आंखों में क्या आ गए? आंसू। आंसुओं का क्या बहने लगा? झरना। और झरनों ने किसका रूप धारण कर लिया? लहर का। तो आंसू, झरना, लहर, अंत में मैंने बताया था कमानी। ये सारी रचनाएं जो थी वो जयशंकर प्रसाद की थी। लेकिन आज हमने अभी जो अध्ययन किया वो पंत के बारे में अध्ययन किया। सामान्य जो प्रश्न है उनके बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों के बारे में, तथ्यों के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत। पंत से याद रखोगे, पंत का जन्म, पंत से क्या करोगे? पूरा का मतलब है 1900। तो पंत का जन्म कब था? 1900 में। फिर इसके बाद बताया पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। छायावाद का विष्णु। और विष्णु से मिलने कौन आया था? रावण। रावण को क्या हो गया था? मोड़ा। रावण को क्या हो गया था? मोड़ा। मोड़ा क्यों हो गया था? क्योंकि रावण कैसा आदमी था? लुच्चा। लुच्चा आदमी होता है वो क्या होता है? गिर जाता है। और गिरते अपने कब गिरेंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये सारी बूढ़े हो जाएंगे। फिर ये रचना बन गई। रावण से रावणानुज याद रखना, मोड़ा से अलमोड़ा याद रखना, लुच्चा से लोकायतन चिदंबरा याद रखना, और लुच्चा गिरने से गिरजे का घंटा याद रखना, बूढ़ा से कला और बूढ़ा चांद याद रखना साथियों। फिर मैंने कहा कि पंत की जो रचनाएं हैं वो कितने भागों में बंटी है? 4 भागों में। पहली कौन सी साथियों? छायावाद। पहली कौन सी? छायावाद। छायावाद को कैसे याद रखोगे? कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो साथियों छायावाद से क्या याद रखोगे? उग्र वीणा पल पल गुंजे। उग्र वीणा, उससे क्या करोगे? उच्छ्वास। ग्रह से ग्रंथि, और वीणा से वीणा, पल पल से पल्लव, गुंजे से गुंजन। और प्रगतिवादी रचना मैंने कैसे बताया था कि प्रगति किसको करनी जरूरी है? गांव को। और गांव हर युग में प्रगति करेगा तो ग्राम्य, युगांत, युगवाणी। और फिर अरविंद दर्शन। दर्शन अरविंद जी के दर्शन करने से हर वस्तु क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। तो सोने से क्या याद करोगे? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपात है, और क्या करोगे? युगांतर। मानवतावादी रात। तो मानव आधुनिक युग में, आज के युग में मानव कैसा आदमी है? लुच्चा आदमी है। तो लय से क्या करोगे? लोकायतन। चय से क्या करोगे? चिदंबरा। और लुच्चा आदमी है और अपने भी लुच्चे हो जाएंगे जब बूढ़े होंगे। तो बूढ़ा से कला और बूढ़ा चांद। ये तीनों रचना भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? लोकायतन। मैंने आपको यह भी बताया था कि लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। यहाँ तक ये सुमित्रा नंदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। इनकी कुछ पंक्तियां भी हैं, वो भी साथियों आप थोड़ा सा याद रखना, पढ़ लेना, स्वयं अध्ययन भी करना। यदि आप स्वयं अध्ययन करोगे और आपको ये विश्वास है कि मैं जीत सकता हूं, तो मैं ये लिख कर देता हूं साथियों कि मेरे प्रिय भाई बंधु जो हैं वो अवश्य ही जीतेंगे। केवल दिमाग में ये बात रखना है कि मैं जीत सकता हूं, इतनी बात याद रखोगे तो अपने अवश्य जीतेंगे हमेशा। इसके बाद में ये एक बार आप देख सकते हो। अब अपने आगे जो पढ़ेंगे इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चीजें थोड़ी बहुत याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। वो कौन सी हैं? जैसे पंत और बच्चन ने मिलकर, पंत और हरिवंश राय बच्चन जो है
उन्होंने आपस में मिलकर एक रचना निकाली थी और उसका नाम क्या था? खादी के फूल। कौन सी रचना साथियों? खादी के फूल। इसके अलावा पंत की एक पत्रिका भी पूछी जाती है साथियों, पंत की पत्रिका। पंत ने कौन सी पत्रिका निकाली थी साथियों? रूपाब नाम की पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका निकाली थी? रूपाब। ये भी याद रखना साथियों, रूपाब पत्रिका। अब अपने आगे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म है वो 1899 ईस्वी में हुआ था। निराला से 99, कई जगह अपने 96 भी दे रखा है, लेकिन ज्यादातर इनका जो जन्म है वो 1899 माना जाता है। ये याद रखना साथियों, जन्म जो है वो याद रखना 1899। और कहां पर हुआ था? एक और है साथियों, स्थान भी इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहां हुआ था। ये कई बार पूछा जाता है। और साथियों जो महत्वपूर्ण जो सन और स्थान यदि कोई महत्वपूर्ण है तो उनको अवश्य पढ़ना। सभी जो रचनाकार है उनके जन्म के सन याद रखने जरूरी नहीं है। दूसरी साथियों, अपने ज्यादातर रचनाकार की जो मृत्यु है उनको भी रटने का प्रयास करते हैं, तो मृत्यु को ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो बहुत कम चांस होता है कि आई। लेकिन कुछ जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु है वो पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी कम समय मृत्यु हुई थी और उतने कम समय में उन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसलिए कुछ ऐसी हैं, चाहे वो भारतेंदु जी है, कबीर दास हैं, उनकी मृत्यु पूछी जा सकती है, लेकिन हर रचनाकार की मृत्यु नहीं पूछी जाएगी। तो साथियों पंत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में। और स्थान कहां पर हुआ था? महिषादल। कहां पर हुआ था साथियों? महिषादल पश्चिम बंगाल में होता। कहां पर हुआ था साथियों? महिषादल पश्चिम बंगाल में होता। ये याद रखना। फिर इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, इनको छायावाद के किस नाम से जाना जाता है साथियों? छायावाद के किस नाम से जाना जाता है? तो छायावाद का आपको ये तो याद ही है, ये तो सभी को याद है। जैसे जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, और जो निराला हैं उनको महेश और रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद के महेश और रुद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। साथियों किस नाम से जाने जाते हैं? छायावाद के महेश या रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी बात यह भी है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, इनके बचपन में माता की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, पत्नी की मृत्यु हो गई, और यहां तक कि आपने एक चीज देखा, आपको ये भी पता है, आप इनके बारे में अवगत भी हैं कि इनकी एक पुत्री थी। वो कौन थी? सरोज। और सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। इनकी एक पुत्री थी जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, और उस पुत्री का नाम क्या था? सरोज था। और उसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है साथियों? सन 1935 में। और उसी सरोज पर मृत्यु होने के बाद में इन्होंने एक रचना लिखी थी, और वो रचना कौन सी? सरोज स्मृति। कौन सी रचना थी साथियों? सरोज स्मृति। कौन सी रचना थी साथियों? सरोज स्मृति। अब इसमें भी प्रश्न आता है कि प्रश्न आ जाए, विश्व का शोक गीत किसे कहा जाता है? तो विश्व का शोक गीत या प्रथम शोक गीत किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम शोक गीत किसे कहा जाता है? सरोज स्मृति को कहा जाता है। किसको? सरोज स्मृति। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला थी,
उन्होंने इतनों दुखों को झेला और उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी स्वयं की वेदना को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया था, लेकिन स्वयं को वेदना को इन्होंने केवल एक रचना में प्रकट किया था, और वो कौन सी? स्रोत स्मृति। और इन्होंने अपने जितने भी दुख थे लोगों के सामने प्रकट नहीं किए, इसलिए इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छाया ओज का कवि और महाप्राण, ओज और महाप्राण के कवि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? ओज और महाप्राण के कवि के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ओज और महाप्राण के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। अब साथियों, केवल अपने यहाँ पर रिवाइज क्लास चल रही है, इसलिए वो तथ्य छोड़ दिए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हो। लेकिन अब एग्जाम तारीख नजदीक होने के कारण केवल मुख्य मुख्य तथ्यों को पढ़ रहे हैं, और आप उनको केवल जल्दी से रिवाइज करना कम समय, क्योंकि बिना रिवाइज के जब तक हम सिलेबस का रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रिवाइज करना अनिवार्य है। इसके बाद आगे अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ओज और महाप्राण के कवि थे। ये किसके कवि थे? ओज और महाप्राण के। और इन्होंने बहुत ज्यादा दुख झेला था, और बहुत ज्यादा दुख झेलने के कारण एक बार इन्होंने केंचुआ जो होता है केंचुआ, उस केंचुए को 8 टुकड़ों में मुक्त कर दिया था। कितने टुकड़ों में मुक्त कर दिया था? 8 टुकड़ों में मुक्त कर दिया था। 8 टुकड़ों में मुक्त कर दिया। अब आप कहोगे कि सर इस केंचुए से अभिप्राय क्या है? जब सुमित अपने निराला जी को अधिक दुख हुआ, उस दुख के कारण उनने केंचुए के कुल कितने टुकड़े कर दिए थे? 8 टुकड़ों में क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। अब प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ पर केंचुए से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो कौन सा? कि केंचुआ या रबड़ छंद का प्रयोग, केंचुआ या रबड़ छंद का प्रयोग किसने किया था? तो केंचुआ या रबड़ छंद का प्रयोग किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। केंचुआ या रबड़ छंद का प्रयोग किसने किया था साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। 8 टुकड़ों से क्या याद रखोगे? प्रश्न आ जाए, 8 टुकड़ों से क्या याद रखोगे साथियों? 8 टुकड़ों से अभिप्राय है, 8 टुकड़ों से अभिप्राय है कि निराला की जो रचनावली है, किसकी? निराला की जो रचनावली है, निराला की जो रचनावली है वो कितने खंडों में है साथियों? 8 खंडों में। रचनावली कितने खंडों में? 8 खंडों में है साथियों। अब देखो 8 खंडों में, इसके अलावा 8 खंडों में है, 8 खंडों में। और मुक्त से क्या याद रखोगे? छंद मुक्त रचनाओं का जनक से माना जाता है। छंद मुक्त रचनाएं किसने लिखी थी? तो छंद मुक्त रचनाएं किसने लिखी थी? तो छंद मुक्त रचनाओं का जनक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। छंद मुक्त रचनाओं का जनक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यहाँ तक। और अब आगे इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन सी है और उनके बारे में और पढ़ते हैं। आगे फिर इनकी अन्य रचनाएं कैसे याद रखोगे? अब रचना याद रखने का तरीका क्या है कि एक बार की बात है, एक बार की बात है कि जूही चावला, ऐसे याद रखना साथियों, जूही चावला जो है वो संध्या को भारत माता की जय बोली थी। जूही चावला है वो क्या है? संध्या को भारत माता की, संध्या को भारत माता की जय बोल रही थी। किसकी जय बोल रही थी साथियों? भारत माता की जय बोल रही थी। भारत माता की जय बोल रही थी। किसकी जय बोल रही थी? भारत माता की जय। अब इससे क्या याद रखोगे? जूही से क्या याद रखोगे? जूही से उन्होंने एक रचना लिखी थी, जूही की कली। कौन सी रचना लिखी थी साथियों? जूही की कली। जूही की कली। और ये रचना कब लिखी थी इन्होंने? सन 1916 में। और इसमें रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना भी कर दिया था, वो भी महत्वपूर्ण तथ्य है। संध्या से कौन सी रचना याद रखोगे? संध्या काकली। ये रचना भी इंपॉर्टेंट है।
यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए सांध्य काकली कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम रचना कौन सी है, तो साथियों कौन सी करोगे, सांध्य काकली। और इनके अलावा भारत माता जो रचना है वो भी किसने लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। तो यहां तक याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे छायावाद का क्या कहा जाता है, रुद्र या महेश भी कहा जाता है। निराला से याद रखना 99, निराला का जन्म कब था, 99 में। फिर मैंने ये कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुत्री थी, और वो पुत्री कौन, सरोज। और सरोज पर इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, सरोजमर्ती। और कब लिखी थी, सन 1935 ईस्वी में। फिर मैंने ये कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पुत्री की मृत्यु होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा दुख में डूब गए, और दुख में डूबने के कारण इन्होंने केंचुए को 8 टुकड़ों में क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया। और केंचुआ से क्या याद रखोगे, प्रश्न आता है कई बार कि केंचुआ छंद का प्रयोग या रबड़ छंद का प्रयोग किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को कितने भागों में बांटा गया, 8 खंडों में। और इसके बाद में मुक्त से क्या याद रखोगे, छंद मुक्त रचनाएं किसने लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। और इसके बाद मैंने ये कहा कि अब रचनाएं किसे याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से याद रखना निराला। निराला यानी निराली कौन थी, जूही चावला। तो निराले कैसी थी वो, क्योंकि जूही चावला संध्या को क्या करती थी, भारत माता की जय बोलती थी। जूही से जूही की कली, प्रश्न आ जाए जूही की कली, ये छायावादी रचना किसने लिखी थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। और कब लिखी थी, सन 1916 में। सांध्य से क्या याद रखोगे, सांध्य काकली। ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण है साथियों। आओ अब आगे की जो रचनाएं हैं उनका भी अपने अध्ययन करते हैं, और कौन कौन सी रचनाएं थी और रचनाएं। अब देखो साथियों, संध्या को भारत माता की जय बोल रही थी, संध्या को भारत माता की जय बोल रही थी। और जब ये संध्या को भारत माता की जय बोली थी, तब इस जूही चावला के साथ अनामिका की क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई। अनामिका की क्या हो गई थी, लड़ाई। अनामिका की क्या हो गई थी, लड़ाई। किसकी लड़ाई हुई थी, जूही चावला के साथ लड़ाई किसकी हुई थी, अनामिका की। क्यों हुई थी, क्योंकि अनामिका ने तुलसीदास पर गीत लिखा था। किस पर, तुलसीदास पर। तुलसीदास पर क्या लिखा था, तुलसीदास पर क्या लिखा, गीत लिखा। तुलसीदास पर क्या लिखा था, गीत लिखा। क्या लिखा साथियों, गीत। अब निराला की अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं, अनामिका, तुलसीदास। पर से कौन सी रचना साथियों, परिमल। गीत से कौन सी रचना याद रखोगे साथियों, गीतिका। अब देखो मैंने क्या कहा कि जूही चावला संध्या को क्या कर रही थी, भारत माता की जय बोल रही थी। और जब जूही चावला संध्या को भारत माता की जय बोल रही थी, उस समय उसके साथ लड़ाई किसने की साथियों, अनामिका ने। किसने की थी, अनामिका। क्योंकि जब वो जय बोल रही थी उस समय अनामिका जो है ना, वो तुलसीदास पर क्या लिख रही थी, गीत लिख रही थी। तुलसीदास पर गीत लिख रही थी, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। इसलिए अनामिका जब तुलसीदास पर गीत लिख रही थी तो उसकी अनामिका का जूही चावला के साथ क्या होता, झगड़ा। तो अनामिका, तुलसीदास, परिमल और गीतिका। जब झगड़ा हुआ तो आगे जूही चावला ने उसको क्या कहा, गीत लिख रही थी, तो जूही चावला ने उसको क्या कहा, गीतिका के अलावा एक अणिमा भी याद रखना साथियों, अणिमा। तो जूही चावला ने उसको कहा, अब जूही चावला गुस्सा आया तो उसने क्या कहा कि अनामिका तुम पूरे दिन, जूही चावला ने उससे क्या कहा, अनामिका से क्या कहा कि तुम पूरे दिन क्या करती हैं, कुकुरमुता के बेल लेकर, किसके, कुकुरमुता के बेल, कुकुरमुता के बेल और पत्तों से, बेल और पत्तों से क्या करती है, अर्चना और आराधना करती है। क्या करती है, अर्चना और आराधना करती है। क्या करती है, अर्चना और आराधना करती है। क्या करती है, अर्चना। तो और कौन कौन सी रचना थी, अब देखो अनामिका जो है, अनामिका किस पर गीत लिख रही थी, अनामिका ने किस पर गीत लिखा था, तुलसीदास पर गीत लिखा। तो अनामिका, तुलसीदास, परिमल, गीतिका, अणिमा। और जब वो तुलसीदास पर गीत लिख रही थी तब जूही चावला किस से राम की पूजा कर रही थी, वो राम की शक्ति पूजा कर रही थी। किसकी, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति की पूजा कर रही थी, राम की शक्ति पूजा करी थी। और राम की शक्ति पूजा करने के लिए उसने क्या चढ़ाए,
कुकुरमुता के बेल और पत्तों से उसने क्या की, अर्चना और आराधना। बेल से क्या करोगे, बेला, पत्तों से नए पत्ते, अर्चना आराधना, पूजा करी थी। और उसी समय दोनों की लड़ाई झगड़ी हो गई। तो ये याद रखना साथियों, आज अपना यहाँ पर समय खत्म होता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य 2-3 रचना हैं वो भी याद रखना, जैसे चतुरी चमार है, जैसे राग विराग हैं, रानी कहानी है, गरम पकौड़ी हैं। ये रचनाएं भी पूछी जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनका हमने अध्ययन कर चुके हैं, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और राम की शक्ति पूजा का सन वो भी याद रखना। और अपने तुलसीदास हैं, ये रचना भी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जो रचना है ये भी महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा ये भी महत्वपूर्ण है। कुकुरमुता बहुत बार पूछी जाती है कि ये किसकी है, तो किसकी करोगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी रचना भी लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी, प्रगतिवादी। जैसे अपने बात करें भिक्षुक, भिक्षुक है, जैसे भिक्षुक के अलावा वह तोड़ती पत्थर, कौन सी, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। और वह तोड़ती पत्थर के अलावा और कौन सी रचना लिखी थी, जैसे भिक्षुक हैं, वह तोड़ती पत्थर, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं थी। और इनके अलावा इन्होंने पत्र भी निकाला था, समन्वय और मतवाला। कौन सा, समन्वय और मतवाला। एग्जाम में प्रश्न आ जाए, समन्वय और मतवाला नामक पत्र किसने निकाला, तो ये पत्र जो है वो किसने निकाले थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो साथियों आज अपना समय हुआ और मैं आशा करूंगा कि आप बढ़िया पढ़ोगे और अपना परिणाम सकारात्मक आएगा। और जहाँ तक उम्मीद है साथियों, मैंने प्रयास किए हैं, बढ़िया प्रयास किए हैं और आपको ये वीडियो जो है अच्छा भी लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।